5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में अनन्या की याददाश्त खो गई, जबकि उसके माँ बाप का देहांत हो गया। वो गांव में अपने चाचा के घर रहने लगी, जहां उनकी 3 बेटियां भी थी। वो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर उनके घर के काम करती। आज रॉय हवेली के इकलौते वारिस की शादी थी। उसकी चाची ने हवेली वालों को खुश करने की खातिर उसे मेहमानों की खिदमत करने 3 दिन पहले ही वहाँ भेज दिया। बात सुनो लड़की, तुम शहर में रहकर आई हो ना, ज़रा ये छोटे कंवर के दोस्त के कपड़े प्रेस कर दो। वो शहरी बाबू है, बड़ा आदमी है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। कामदारी के कहने पर उसने कोट पैंट प्रेस किया और आरफ कपूर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो उस पर नज़र पड़ते ही अपनी जगह साकित हो गया। माय गुडनेस, तुम यहाँ? पिछले 2 घंटे से शदीद सरदर्द के साथ वो कपड़ों का एक ढेर प्रेस करने में मसरूफ़ थी। माथे पर आए हुए पसीने के नन्हे कतरों को साफ़ करने के बाद उसने प्रेस किए हुए कपड़ों को तय लगाया और सीढ़ियाँ उतरते हुए रश्मि के हवाले कर दिया। ये लो, मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। उसकी मुलायम सी आवाज़ रश्मि के कान से टकराई तो रश्मि ने बेख्तियार सर उठाकर उसके चेहरे को देखा। वो 24 साल की हसीन लड़की अपने सफ़ेद रंग में सुर्खियों को शामिल किए थकावट का शिकार लग रही थी, और थकती भी क्यों ना। सुबह से वो गधों की तरह हवेली के कामों में मसरूफ़ थी और बगैर कुछ खाए पिए इस वक्त उसका थक जाना बनता था। अगर हो सके तो 1 कप चाय पिला दें प्लीज़। अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके उसने रश्मि से इल्तिजा की। रश्मि ने कपड़ों का वो ढेर सोफ़े पर रखते हुए अंदर से 2 शर्ट्स निकालकर उसकी जानिब बढ़ाई। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, लेकिन तुम ये कपड़े जाकर शहरी बाबू के हवाले कर दो। रश्मि की बात सुनते ही एक हैरत उसकी आंखों में उतर आई। शहरी बाबू? उसने ज़ेरे लब दोहराया। रश्मि ने अपने माथे के करीब हाथ ले जाकर ज़रा सा आंखों को बंद किया। हाँ, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो जो ऊपर छोटे कुंवर के मेहमान आए हुए हैं। नहीं नहीं रश्मि, मैं भला कैसे वहाँ तक जा सकती हूँ? प्लीज़ ये काम तुम कर लो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूँगी। उसने फ़रार का रास्ता तलाश करना चाहा, लेकिन रश्मि भी 1 नंबर की कामचोर थी। चाय तो पहले ही तैयार हो चुकी थी, अब ये कपड़े तकसीम करने वाला काम भी वो इसी के ज़िम्मे लगाना चाहती थी। चली जाओ, तुम जानती हो मैं सुबह से काम कर रही हूँ, और अगर बड़ी मालकिन को पता चल गया कि तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। वही धमकी जो रश्मि हर बार दोहराया करती। नखास्ता उसने हसीन चेहरे पर बेजारी सजाते हुए दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया और अपनी लड़सती उंगलियों के साथ रश्मि के हाथ से कपड़े ले लिए। मरते क्या ना करते। अगर चाची ने उसे हवेली वालों के हवाले किया था तो काम तो यहाँ करना ही था, चाहे गिरती चाहे मरती। सुबह भी वो चाची की जल्दबाजी में दवा लेकर नहीं आई थी और इस वक्त सर दर्द से फटा जा रहा था। अपनी तकलीफ़ों को छुपाकर भी ज़िंदगी जीने का हुनर उसने सीख लिया था, लेकिन तकलीफ़ें ऐसी ढीठ होती है कि जितना उनसे जान छुड़वाई जाए उतनी ही वो बढ़ती चली जाती हैं। अपनी पलकों को झपकाते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। उसे पता नहीं था कि आने वाले मेहमान का कमरा कहाँ है। वो जो करण भाई का मेहमान था और शादी की वजह से यहाँ रुकने के लिए आया था। शादी भी करण भाई की थी, इसलिए हवेली की शान ही निराली थी। हवेली के आने वाले कुलदीप और सरबराह करण सिंह शेखावत, और भला उनके ख़ास मेहमान आरफ कपूर को इतना प्रोटोकॉल क्यों ना दिया जाता। उसने घूम फिरकर सारे कमरों को देखा, लेकिन ये कमरे तो किसी न किसी के इस्तेमाल में थे। फिर कोने में बने हुए कमरे की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। पिछले दिनों बड़ी मालिकिन ने उसे यही कमरा साफ़ करने को कहा था। कमरे के दरवाजे के करीब जाकर उसने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुतवातिर 2 बार दस्तक देने के बाद उसने लॉक पर हाथ रखकर घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। उसने ज़रा सा सर अंदर डालकर झांका। कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे की नफासत बता रही थी कि रुकने वाला कितना सफाई पसंद है। शॉवर से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए लबों को दांतों में दबाकर वो कुछ देर तजब्जुब का शिकार खड़ी रही। फिर आगे बढ़ते हुए वार्डरूम में वो प्रेस किए हुए लिबास सेट करने लगी, जहाँ पहले से कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान मौजूद था। अचानक अपने पैरों को ऊंचा करके उसने जैसे ही कपड़े रखने की कोशिश की, सोई किस्मत ऊपर रखा हुआ सामान धड़ाम से नीचे जा गिरा। वो मुंह पर हाथ रखे फटी फटी नज़रों से देखती रह गई। शुक्र ईश्वर का कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जल्दी से सामान समेट कर दोबारा अंदर रखते हुए उसकी सांसें हलकान हो रही थी। बार बार आंखों के आगे अंधेरा छाया जा रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और टॉवल में लिपटा हुआ एक वजूद कमरे में दाखिल हुआ। माथे पर बिखरे हुए बाल, चेहरे पर महकती संजीदगी। उसे पता तो था कि अंदर आने वाला उसे देख चुका है, लेकिन कोशिश के बावजूद वो गर्दन फेर कर नहीं देख पाई। डर उस पर इस कदर हावी हो गया था कि सर से ढलकते हुए दुपट्टे का भी ख्याल नहीं रहा।
जल्दी जल्दी सामान को समेटकर दुपट्टे का एक कोना खींचकर मुंह पर डालते हुए वो वापस पलटने लगी, जबकि चंद कदमों के फासले पर खड़ा वो शख्स बेख्तियार उसे देखता चला गया। बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, जिन्हें कम से कम वो भूलने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। चेहरे पर गिरती हुई लटें जो नफासत से बंधी हुई चुटियां में से निकलकर उसके हसीन चेहरे को चूमती जा रही थीं। सुराहीदार गर्दन में पहना हुआ छोटा सा पेंडेंट, गुलाबी रंग का आंचल में उसका हसीन चेहरा दमक रहा था, और सामने खड़ा आरव बेख्तियार आगे बढ़कर उसके कंधों को थाम चुका था। सामने मौजूद लड़की की आंखों में खौफ के साथ साथ अजनबियत फैल गई। अनन्या, आरव कपूर के होंठों से बेआवाज़ जुम्बिश हुई। भला वो इस लड़की को कैसे भूल सकता था जो उसकी ज़ात का हिस्सा थी, जो सिर्फ उसके लिए बनाई गई थी और जिसे ढूंढते ढूंढते जाने पिछले कितने वर्षों से वो मारा मारा फिर रहा था। आज वो उसके सामने थी और वो भी इस हुलिये में। नहीं नहीं, वो भूल नहीं सकता। ये लड़की अनन्या की हमशक्ल नहीं हो सकती। तुम यहाँ? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? आरव के लहजे से बेकरारी फूट फूट कर निकल रही थी। फटी फटी नज़रों से वो हसीन लड़की के चेहरे को अपनी तरफ मोड़े डायरेक्ट उसकी आंखों में देख रहा था। कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं था, बस दो दिल धड़क रहे थे। वो इसे पहचानती नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उसे देखती जा रही थी, मतवातिर लरसते हुए लबों के साथ, और आरव अपनी न्योछावर होती आंखों के साथ उसका दीदार कर रहा था। एक अरसे से उसकी प्यासी आंखों को करद नहीं मिला था। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए अनन्या ने अपने लहजे को हमवार रखना चाहा। उसकी आंखों में सवालियापन देखकर आरव को हैरत का शदीद झटका लगा। तुम मुझे नहीं पहचानती? मजाक कर रही हो अनन्या? किस तलब और बेकरारी से उसके दोनों हाथों को थाम कर वो उस पर झुकता चला जा रहा था, और अनन्या तो उसके शर्टलेस वजूद से शर्म से सुर्ख होती जा रही थी। ये शख्स कौन था? इसे क्यों अपने करीब करके इतने हक से थामे हुए था, और फिर उसका नाम कैसे जानता था? वो कुछ भी नहीं समझ पाई। बस एक चीज़ उसके लबों से बरामद हुई। उसने इसे खुद से दूर धकेल दिया। वो लड़खड़ा कर 2 कदम दूर हुआ था। उसने पलट कर दरवाजे की जानिब भागना चाहा और आरव ने आगे बढ़कर उसके आंचल का कोना थाम लिया। मेरी बात सुनो अनन्या, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। उसकी गंभीर आवाज़ कमरे के दरो दीवार से टकराई और अनन्या ने फटी फटी नज़रों से गर्दन मोड़कर उसे देखा। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और दूसरे ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा खोलकर रश्मि अंदर दाखिल हुई। बेख्तियार उसने आंखें खोलकर मुंह पर अपना हाथ रख लिया। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? ये सब बड़े ठाकुर, बड़ी मालिकिन, वो बुलंद आवाज़ में हवेली के मालिकिन को पुकारते हुए चीख रही थी, जबकि वो दोनों हैरत से गंग हुए खड़े थे। सबसे पहले आरव कपूर का सकता टूटा। उसने आगे बढ़कर अपनी वजाहत देनी चाहिए, तभी इसे अपनी बेचैनी, बेकरारी और जल्दबाजी का एहसास हुआ। शर्टलेस खड़ा था, सिर्फ एक टॉवल बांधे, और जिस तरह से लड़की को थाम रखा था, देखने वाला कोई भी अपनी मर्ज़ी का नतीजा निकाल सकता था। बड़ी मालकिन गज़ब हो गया। ये लड़की शहरी बाबू के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। रश्मि की चीखती हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। अनन्या का घूमा हुआ सर पहले से ज़्यादा घूम गया। खौफ ने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। नहीं नहीं रश्मि, मैं इन्हें नहीं जानती। मैं शहरी बाबू को नहीं जानती। बार बार पलटकर उस शख्स की जानिब इशारा करते हुए वो अपनी सफाई पेश करती गई। आरव ने जल्दी से मुड़ते हुए बेड पर पड़ी अपनी शर्ट को पहना। अभी वह इसे गले से उतार ही रहा था कि विक्रम सिंह शेखावत कमरे में दाखिल हुआ। वो 50 साल का भरपूर तवाना मर्द, जो इस हवेली का सरबराह की हैसियत रखता था, अपनी शाल को दुरुस्त करते हुए हैरत और बेयकीनी से सामने का मंजर देखता रहा। तभी अपनी शॉल को संभालते हुए बड़ी मालकिन के साथ साथ सब लोग अंदर दाखिल हुए। जो किसी ने ना समझा था वो समझ रहा था, लेकिन आरव ने अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी वजाहत देनी चाहिए। आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं बस अनन्या। उसके लबों में अटके हुए अल्फाज अटक गए, जबकि विक्रम सिंह ने आगे बढ़ते हुए उस शख्स का गिरबान पकड़कर दहाड़ कर देखा। तुम कैसे जानते हो इस लड़की को, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका नाम लेने की? विक्रम सिंह के अंदर जो आग जल रही थी इस वक्त वो नहीं जानते थे क्यों, लेकिन उनकी सुलगती हुई आंखों से निकलते हुए शोले सबको नज़र आ रहे थे। वो जिस तरह दहाड़ रहे थे, हवेली को दरो दीवार हिल गए। इसी लम्हे सामने खड़े आरव कपूर को अंदाज़ा हुआ कि अगर वो इस लड़की के साथ ताल्लुक़ की वजाहत करेगा तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। ये सरासर उसके हक़ में और इस लड़की के हक़ में बदनामी का बायस बनेगा। कितना दिल मचल रहा था उसका कि वो इस नाज़नीन को अपने सीने में समेट लेता और सबको बता देता कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन अपनी ज़बानी बात के अलावा उसके पास ना ही कोई कागजात थे और ना ही कोई सबूत
कि कोई उसकी बात का इकरार करता, जबकि वो लड़की दोनों हाथ मुंह पर जमाए थर-थर कांपते हुए कोने में लगकर बैठ गई। है ऊपर वाले, बड़ी मालकिन, मैंने अपनी आंखों से इन्हें देखा। इन्होंने किस तरह पकड़ा हुआ था अनन्या को, और ये लड़की, ये भी तो चिपकी चली जा रही थी शहरी बाबू के साथ। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं भेजती ही नहीं। करण, जो उसका दोस्त था और जिसकी खातिर वो इस हवेली तक आया था, वो हवेली में मौजूद नहीं था। शायद किसी खरीदारी की वजह से 1-2 घंटे का कहकर शहर गया था और उसके पीछे ये वारदात खड़ी हो गई। यहाँ कोई भी उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं था, कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। ये गांव के लोग थे जिनके अपने बनाए हुए उसूल और दकियानूसी सोच थी, लेकिन आरफ की आंखें मुसलसल सिमटी हुई इस लड़की की जानिब जा रही थी जो उसकी अपनी थी, सारी की सारी। लेकिन इन तमाम लोगों के इल्ज़ामात के बावजूद वो इसे अपना नहीं कह पा रहा था। कम हिम्मत नहीं था। इस वक्त सबूत के बगैर बात करना सरासर बेवकूफ़ी थी। और अफसोस ये कि वो लड़की भी आरिफ कपूर को पहचानने से इनकार कर रही थी। मुसलसल जो सवालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे, उसका अपना दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी विक्रम सिंह और बड़ी मालिकिन को अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश कर रहा था। आपकी कामदारी ने सिर्फ बात को बढ़ावा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे कमरे में मौजूद है। इन सब लोगों के दान दपट और लहजे से तो इसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो इस हवेली में कामदारी का किरदार अदा कर रही है, लेकिन विक्रम सिंह का भड़कना बेमकसद था। बड़ी मालकिन ने विक्रम सिंह को पुरसुकून रहने के लिए कहा, आप सब्र कीजिए, जो भी मामला हुआ मैं देख लूँगी, ये हमारे मेहमान हैं। इस हवेली में बड़ी मालकिन को सरबराह की हैसियत हासिल थी क्योंकि वो ठाकुर साहब की धर्मपत्नी थी, जबकि विक्रम सिंह उनके छोटे भाई थे जिनकी अपने तो कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन वो इस जायदाद और हवेली में बराबर के हिस्सेदार थे। अपने भतीजे और भतीजियों के साथ अच्छा वक्त गुजारने, उन पर हुक्म चलाने के अलावा भी उनके बहुत से मशागिल थे जो सबके इल्म में थे। हसीन लड़कियां उनकी कितनी बड़ी कमज़ोरी थी, हर कोई वाकिफ़ था, और यही वजह थी कि उनकी अयाश पसंद तबीयत की वजह से इलाके के लोगों ने इन्हें बड़ा ठाकुर की मौत के बाद गांव का सरपंच मानने से इनकार कर दिया और सारे फ़ैसले बड़ी मालकिन के सुपुर्द थे। अब क्योंकि ज़मीन जायदाद और बाकी तमाम मामलात के लिहाज से भी वो ठाकुर ही थे, इसलिए उनको भी उतना ही प्रोटोकॉल हासिल था। आप जानती नहीं हैं इन शहर से आए हुए लोंडों को भाभी जी, ये कितने बड़े नमक हराम होते हैं। विक्रम सिंह ने तंजिया आवाज़ में आरिफ कपूर को टारगेट किया और इस बार भी वो बेसाख्ता दहाड़ते हुए सबको खामोश करवा गए। ख़बरदार, अगर किसी ने मेरी तरबियत या मेरे किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश की तो ना तो मैंने कुछ गलत किया है और ना ही मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा था। आप बड़े हैं, मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान को लिगाम दीजिए। आरिफ भी विक्रम सिंह के मद्दे मुकाबल आ खड़ा हुआ, लेकिन विक्रम सिंह ने भी बगैर किसी का लिहाज किए उसे अभी और इसी वक्त हवेली से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इनके साथ तो जो होना था हो चुका। खैर, अगर वो करण सिंह के मेहमान ना होते तो यहाँ से उनका बचकर जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी शहरी बाबू ने हवेली की इज़्ज़त पर हाथ डाला था। अगर वो लड़की हवेली में मौजूद थी तो हवेली की इज़्ज़त थी, और हवेली के मालिकों का गांव का सरबराह होने की हैसियत से भी फ़र्ज़ बनता था कि उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करें। इस वक्त विक्रम सिंह के अंदर सुलगती आग का एक और भी मतलब निकलता था, जो इस वक्त कोई भी समझने से कासिर था। अपना सामान उठाकर वो जाने की तैयारी करने लगा। ना ही उसने करण का इंतज़ार किया और ना ही वो अब मज़ीद सफाई दे सकता था। इस वक्त उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर था, लेकिन जाने से पहले उसने सबको बाखबर कर दिया था कि अगर इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो पुलिस लेकर इस हवेली के दरवाजे पर आएगा, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल बेकसूर है। बड़ी मालकिन ने उसे यकीन दिलाते हुए यहाँ से जाने के लिए कह दिया। एक आखिरी बार अनन्या के चेहरे पर निगाह डालते हुए वो पलट गया और उस कांपते थरथराते हुए लड़की को दबोच कर बाहर लाया गया। खौफ उस पर इस कदर हावी था कि जीने उतरते हुए उसके पाँव शल हो गए, हाथ पाँव ठंडे पड़ गए और आखिरी जीने पर अपनी आंखें बंद करते हुए वो घूमकर फर्श पर जा गिरी। किसी को भी उसके बेहोश होने का पता भी नहीं चला कि इसे अचानक क्या हुआ। बस जहनी स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि उसे बर्दाश्त ना करते हुए वो बेहोश हो गई। इसे उसके ताया और ताई के हवाले करने से पहले सारी बात उनके कान में डाल दी गई थी, और ताई, जिसके लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की वजह थी, वो भला इतनी आसानी से बात को जाने देती। एक बार फिर वो दो रूहें जिन्होंने खुद को अरसे बाद एक दूसरे के करीब देखा था, एक दूसरे से दूर कर दी गईं। नहीं पता दोबारा कब मुलाकात होती। उसका गाड़ी इस इलाके से बाहर निकली। आंखों के आगे 5 साल पहले का मंजर घूम रहा था। 5 साल पहले जब वो आखिरी बार उससे मिला था, उस दिन उनकी मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी।
उसे घुमाकर अपने करीब करते हुए उसने झुककर उसके कंधे पर अपने लब रखे और अनन्या ने सिमटते हुए खुद को ज़रा उससे दूर कर लिया। प्लीज़ आरव, कोई देख लेगा। वो 19 साल की लड़की ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थी। देखता है तो देखने दो, तुम जानती हो कि मैं किसी से नहीं डरता। वो 23 साल का लड़का किसी से डरने वाला नहीं था, इसलिए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए उसको दोनों हाथों को थाम लिया। मैंने इस मोहब्बत की शुरुआत से पहले तुमसे मंदिर में सुबह विवाह किया था, सिर्फ इसलिए ताकि लोग देखें तो मुझे बदनामी का डर ना हो। और इस हसीन मासूम सी लड़की के चेहरे को निहारते हुए वो सरशार हो रहा था और वो हल्की सी मुस्कुरा दी। कोई बात है जो ज़्यादा ही रोमांस चढ़ा है आपको? वो हल्की सी मुस्कुराई तो थोड़ी पर सजा हुआ तिल अपनी पूरी आबोताब से जगमगाने लगा। आरव खुलकर मुस्कुरा दिया। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो। वो कंधे उचकाते हुए सर झुकाए खड़ा था। देख लें, इतना तो जानती हूँ मैं आपको। वो भी मुस्कुराकर सीने पर बाजू बांध गई। अगले 2 हफ्तों के लिए मामा जी के साथ कनाडा जा रहा हूँ। सामने खड़ी हुई लड़की की रंगत लम्हे भर में उड़ गई। उसने अपनी नौजवानी की शुरुआत से पहले अपना दिल इस शख्स के हवाले कर दिया था जो उसकी मोहब्बत का दम भरता था। और रामेश्वर जी, जो एक तजुर्बाकार शख्स थे, उन्होंने भी अपनी बेटी की बढ़ती हुई दोस्ती और मोहब्बत का असर देखकर अपने अजीज़ दोस्त कीर्ति कपूर के भांजे आरव कपूर को इन नज़रों से देखना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो इस रिश्ते को संजीदगी से लेने लगे। वो जिस तरह उनकी इज्जत करता, उनसे बात करता हुआ अपना सर झुकाए रखता, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करता था। अनन्या रामेश्वर जी की इकलौती औलाद थी। अनन्या शर्मा बेतहाशा खूबसूरत लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी बादामी आंखों को देखने वाला उनमें खो जाता। घुंघराले सुनहरे बाल और तीखे नक्श, बिला शक वो बेतहाशा हसीन थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हसीन था उसका नर्म मुलायम लहजा। रामेश्वर जी पुलिस में एक आला ओहदे पर तैनात थे। बेशक बैकग्राउंड से वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपने ओहदे और सुनीता जी की फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इस वक्त वो इस पोजीशन में थे कि अपनी फैमिली की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर लेते। ऊपर वाले ने काफ़ी उम्र गुजारने के बाद इन्हें एक ही बेटी से नवाजा था, और वही बेटी उनकी पूरी दुनिया बन गई थी, जैसे उनकी जन्नत मुकम्मल हो चुकी हो। सुनीता जी अभी पार्ट टाइम एक इंस्टीट्यूट चला रही थी जो उनकी इज़्ज़त का ज़रिया था। अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहने वाली वो चुलबुली और शौक मिजाज लड़की ज़िंदगी के किसी काले पहलू से वाकिफ़ ही नहीं थी। आरव उसके बचपन का बेहतरीन दोस्त था, और ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता पसंदीदा रिश्ते का दर्जा इख्तियार करने लगी। उम्र में वो उससे तकरीबन 3 से 4 साल बड़ा था, लेकिन इंतहा का संजीदा मिजाज शख्स। एक दिन आरव ने अपनी पसंद का इजहार अपने मामा के सामने किया। उसके माँ बाप बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे और वो अपने मामा की देखरेख में रहता था। तभी उसके मामा कीर्ति जी ने उसे अपनी खुद की औलाद से बढ़कर मोहब्बत किया। मैं रामेश्वर को जानता हूँ, वो बेहतरीन इंसान है, और उनकी छोटी सी फैमिली को भी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तुम दोनों का ये जल्दबाजी का फ़ैसला हमारी फैमिली के बीच समस्या न पैदा कर दे। कीर्ति जी गहरी सोच में अपने भांजे का चेहरा देखने के बाद उसे आने वाले वक्त से आगाह कर रहे थे। मामा जी, मैं अनन्या से प्रेम करता हूँ। मैं कभी भी इस प्रेम को कम नहीं होने दूँगा जो आने वाले वक्त में फ़ीका पड़ जाए। आप अनन्या के लिए कभी भी मेरी मोहब्बत को कम होने नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हुए वो कीर्ति जी के चरणों में बैठ गया। उनके माथे से बाल हटाते हुए उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि उनका भांजा इतना बड़ा हो गया है कि अपने फ़ैसले खुद करने लगा था। तकरीबन 1 हफ़्ते खामोशी रही, और 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने ये बात रामेश्वर जी के ध्यान में डाल दी। और वो जो पहले से ही ऐसा कुछ सोच रहे थे, सुनीता जी से मशवरा करने के बाद इस बात के लिए मान गए कि आरव का बाकायदा अपने बड़ों के साथ उनके घर रिश्ता लेकर आना होगा। वो इस बात को मानते थे कि उनकी बेटी भी काफ़ी कम उम्र है, लेकिन बिना किसी नाम के रिश्ते से बेहतर था कि वो अपनी बेटी का रोका या शादी कर दें। कम से कम इन्हें ये इत्मीनान होता कि आरव उनकी बेटी का पति है, और दोनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद रुखसती कर दी जाती। वो एक छोटी सी रस्म थी। इस रस्म में वो छोटी सी दुल्हन जब सज संवर कर आरव कपूर के पहलू में आकर बैठी तो न जाने कितनों के दिल थम गए और नज़रें साकित रह गई। एक दूसरे को दोनों ने मुकम्मल कर दिया था। खुशी हर एक के चेहरे से फूट रही थी, लेकिन इस लड़की के चेहरे से फूटने वाला नूर भी कुछ निराला ही था। कुछ ही देर गुजरने के बाद पंडित जी ने विवाह की रस्म शुरू की। अनन्या शर्मा पुत्री रामेश्वर शर्मा, क्या आपको ये विवाह आरव कपूर के साथ स्वीकार है? उसने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति दे दी। घूंघट की आड़ से जगमगाता हुआ चेहरा गोया गिरदोपेश रोशनियां बिखेर रहा था। स्वीकार है कहने के बाद उसने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए और दूसरी तरफ भी हस्ताक्षर मुकम्मल हुए। आशीर्वाद के लिए हाथ उठे तो उसने भी अपने मुकम्मल
हाथों को उठाकर सिर्फ और सिर्फ इस शख्स का साथ मांगा सारी ज़िंदगी के लिए। आरव ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को घूंघट की कैद से आज़ाद करते हुए उसके माथे से माथा टिका लिया। दो दिल धड़क रहे थे, एक पाक रिश्ते की बुनियाद रखी गई थी और यहीं से इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ हुआ जिसका अंत न जाने कैसा होता। इस वक्त वो दोनों नहीं जानते थे। इस दिन के बाद वो उसका रक्षक बन गया। रामेश्वर शर्मा को जल्दी ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन शख्स का चुनाव किया है। उन दोनों ने गोया एक दूसरे को पूरा कर दिया था। इस दिन उससे इजाज़त लेने के बाद आरव को हफ्तों के लिए अपने मामा के साथ चला गया। ये कोई नई बात नहीं थी। आरव के पिता का आधे से ज़्यादा बिजनेस इस वक्त कीर्ति जी संभाल रहे थे और ऐसी छोटी मोटी मीटिंग्स के सिलसिले में वो अपने मामा के साथ जाता रहता था ताकि अभी से ही उसे बिज़नेस की समझ आए और आगे बढ़कर उसके लिए आसानी हो। कपूर परिवार में भी 3 औलादें थीं, 2 बेटे जो आरव से छोटे थे और एक बेटी निदा जो कि आरव से तकरीबन 2 साल बड़ी थी। उसका बर्थडे था। रामेश्वर जी सिर्फ इस बात के ख़िलाफ़ थे कि लड़कियां कम उम्र में मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सो अगर आरव के साथ बात करनी होती तो वो अपनी मम्मी का मोबाइल यूज़ कर लेती। उसने शाम के करीब आरव से बात की। आरव ने उसे बर्थडे विश किया और साथ ही साथ ये यकीन भी दिलाया कि जिस दिन वो लौटेगा उस दिन वो उसके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ अरेंज करेगा जो कि उस पर उधार है। और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आरव सरप्राइज़ के मामले में बहुत कच्चा था। उसे ऐसी कोई चीज़ करना पसंद नहीं था और उसे इस शख्स से कोई ख़ास उम्मीद भी नहीं थी। वो बस टाइम दे देता, प्यार से बात करता, उसके लिए यही पूरी दुनिया थी। पापा ने उसके लिए एक बेहतरीन पार्टी अरेंज की। ये पार्टी सिर्फ 3 लोगों पर मुख्तसर थे, मम्मी, पापा और वो खुद। उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के बाद केक कटिंग हुई। उसके पापा ने उसे एक छोटा सा फ्लैट गिफ्ट किया। दरअसल वो पिछले कितने महीनों से इस सब के बारे में सोच रहे थे और ये उसकी मम्मी और पापा दोनों की तरफ से उसके लिए एक बेहतरीन उपहार था। वो नहीं जानती थी कि जो शाम इतनी हसीन थी वो इतनी भयानक होने वाली है। गाड़ी रेस्टोरेंट से बाहर निकली। वो सब लोग बातचीत में मसरूफ़ थे। पापा को वो अपनी फ्रेंड्स के गिफ्ट्स के बारे में बता रही थी और सुनीता जी भी मुस्कुराकर उसका नरम मुलायम चेहरा देख रही थी। वो नहीं जानती थी क्या हुआ। बस अचानक गाड़ी की स्पीड तेज़ होती चली गई। गाड़ी में कोई ख़राबी हो गई थी या किस्मत में कुछ ऐसा ही लिखा था, लेकिन अचानक बस उनकी चीखें बुलंद हुई। गाड़ी ज़ोरदार तरीके से किसी चीज़ से टकराई। उसे लगा था कि उसका सर फट गया है। उसने दर्द की उठती हुई टीसों के बीच अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, लेकिन यूं लग रहा था वो किसी जंगल में फंस चुकी है जहां से सर उठाकर इधर उधर देखना भी असंभव है। दूर से आने वाली चीख पुकार, मौत का सन्नाटा, मम्मी पापा की मेहरबान आवाज़ों की खामोशी और बस कुछ नहीं। उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। हॉस्पिटल के कमरे में उसने जिस वक्त आंखें खोली वो देर तक छत को घूरती रही। पास खड़ी हुई नर्स ने चौंक कर उसे देखा और वो फिर हैरत से उस पर झुकते हुए बेसाख्ता 2 कदम दूर हुई और फिर बाहर की तरफ बढ़ गई। शायद वो डॉक्टर्स को बुलाने लगी थी और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर अंदर दाखिल हुए और साथ एक अनजान चेहरा जिसे वो देर तक देखती रही। डॉक्टर ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसे मुस्कुराकर तसल्ली दी। मुबारक हो, तुम होश में आ चुकी हो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर का चेहरा बेइंतहा मेहरबान था। चाहने के बावजूद वो दिमाग पर जोर नहीं दे पा रही थी कि क्या हुआ। उसके माँ बाप की धुंधली सी तस्वीरें उसके दिमाग पर उभर कर गायब हो रही थीं। उसने गर्दन मोड़कर दूर खड़े हुए शख्स को देखा जो बड़ी अजीब नज़रों से उसके चेहरे का जायज़ा ले रहा था। देर तक वो अनजान नज़रों से उसे देखती रही और फिर उस शख्स ने डॉक्टर की हिदायत सुनने के बाद आगे बढ़कर मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसकी आवाज़ में मेहरबानी नहीं थी, उसमें अजीब सी रूखी सूखीपन था। ऐसी आवाज़ पापा की नहीं हो सकती। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसको होंठों से बेसाख्ता जुम्बिश हुई। पापा? इसे बस पापा का चेहरा याद आ रहा था, माँ की बस धुंधली सी तस्वीर। और हरिश्चंद्र जी ने नरमी से उसके माथे पर अपना हाथ रखा और फिर इसे एक औरत के हवाले करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वो पूरा हफ्ता वही रही, बस मम्मी पापा के अलावा उसे कोई याद नहीं था। और जब भी उसने इन दोनों के बारे में पूछने की कोशिश की, वहाँ खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसके पापा का नाम क्या था? आखिरी बार वो उनसे कब मिली? बस वो ये नहीं जानती थी, लेकिन इन 2 उभरने वाले मेहरबान चेहरों को वो हमेशा मम्मी पापा कहकर ही मुखातिब करती। इस दिन एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ जब डॉक्टर ने इसे बताया था कि वो तकरीबन 3 महीनों के बाद कोमा से बाहर आई है। सर में लगने वाली शदीद चोट के बायस वो कोमा में चली गई थी और अभी तक भी उसका मानसिक हालत ठीक नहीं है। रही बात मम्मी पापा की, तो वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे और सदमा कुछ ऐसा था कि वो रोना चाहकर भी रो नहीं पा रही थी। न जाने क्यों उसके दिल को वो दुख नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था, या फिर दिल इस दर्द को पहचानने के लिए भी दिमाग का मोहताज था। बस एक खामोशी उसके लबों पर चल रही थी।
तकरीबन 2 हफ्तों के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे कहाँ जाना था उसे कुछ पता नहीं था। बस हरीश चंद्र नामक शख्स जिसने अपना तारुफ उसके ताया की हैसियत से करवाया, ताया और ताई से अपने घर लेकर आए। उनका घर एक गांव में था। हरीश चंद्र जी रामेश्वर जी के बड़े और सौतेले भाई थे। शुरू में होने वाले कुछ विवाद के बाद दोनों के बीच बोलचाल बंद थी, और फिर जब रामेश्वर जी ने अपने पिता का हिस्सा ज़मीनों में से मांगा, तब भी अपनी तंग दिल की वजह से हरीश चंद्र जी ने एक बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें वो ये चाहते थे कि अगर रामेश्वर सरकारी नौकरी वाला शख्स है तो इसे अपने भाई से मांग नहीं करनी चाहिए। खैर, आने वाले वक्त में रामेश्वर जी ने ये मांग ख़त्म भी कर दी, लेकिन इन दोनों के बीच संबंध कभी पहले जैसे नहीं रहे। और वजह थी कि ताई की झंझलाहट और कड़वा बोलना। उन्हें यूँ लगता था कि रामेश्वर जी जो कुछ भी है सिर्फ उनके पति के लूटने की वजह से है। हालांकि हकीकत ये नहीं थी। अपनी नौकरी, अपने बलबूते और ज़्यादातर सुनीता जी की वजह से आज वो इस मुकाम पर खड़े थे, और यूँ ही करते करते बिलाखिर ये रिश्ता बस एक नाम का रिश्ता रह गया। छानबीन के बाद हरीश चंद्र जी ही बचे थे जिन्हें सूचना दी गई। अपने भाई और भाभी की मौत पर वो दोनों उनके मृत शरीर को अपने इलाके में ले आए, और शायद ये भी उनका एहसान था। और फिर उनके बाद उनकी बेटी को तो वो अपने घर में लाना वैसे भी उन पर फ़र्ज़ था। हर एक चीज़ पर कब्ज़ा जमाने के लिए उन्होंने इस लड़की को घर में रखना नहायत ज़रूरी समझा। वो इस घर में तो आ गई, लेकिन ताई ने उसका जीना हराम कर दिया। उसके ठीक होते ही घर के पूरे काम गोया उसकी जिम्मेदारी बन गए, और वो कौन है, कहाँ रहती थी, वो सब कुछ भूल गई। बस दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ इसे हर महीने लाकर दे दी जाती, और वो इन्हीं दवाओं को चुपचाप खाती रहती। कभी कभार दिमाग की स्क्रीन पर कोई धुंधला सा अक्स उभरता तो इसे न जाने कितने दिन तक तकलीफ़ में मुब्तला रखता। और ताई से अगर वो जिक्र भी करती या कुछ पूछने की कोशिश करती तो ताई इसे बुरी तरह झाड़ कर रख देती। ना सिर्फ ताई बल्कि ताई की 2 बेटियां भी, नैनी और अनीशा, दोनों ही अपनी माँ की तरह उससे नफ़रत करती थी। ये हसद क्यों था ये तो वो कभी नहीं समझ पाई। तभी उनकी छोटी बेटी माही, जो तकरीबन उससे 3-4 साल छोटी थी, उसका रवैया बहुत अच्छा था, और वो हर बार अनन्या के आसपास मंडलाती रहती। अपनी माँ और बहनों की तंग दिली के बावजूद उससे अच्छा व्यवहार रखती, कामों में उसकी मदद करती, और यूँ उसने भी वहाँ दिल लगा लिया। ताया इलाके की बड़ी हवेली में मुंशी का फ़र्ज़ अंजाम देते थे। हालांकि उनकी अपनी ज़मीनें भी थी, लेकिन उनके निकम्मेपन की वजह से वो बेकार पड़ी रह गई थी, और उन्होंने ज़्यादातर मामलात हवेली के संभाल लिए। बड़े ठाकुर साहब की मौत के बाद बड़ी मालकिन ने इन्हें इसी पद पर कायम रहने दिया। तभी वो लोग हवेली वालों के एहसानों में यूँ डूबे हुए थे कि रुकमानी ताई भी कभी कभार हवेली वालों के कामकाज में उनकी मदद करवाने के लिए चली जाती, कभी कभार बस चापलूसी के लिए। और अब जबकि हवेली के बड़े राजकुमार की शादी थी, उन्होंने खुले दिल से इस लड़की को उनके घर भेज दिया। रोज़ सुबह से ताया छोड़कर आता और शाम को वापस लेने के लिए आ जाता, और वजह ये थी कि इनकी नज़र में इनकी मददगार साबित हो सके। लेकिन वो हरफ़े आखिर नहीं जानती थी कि वहाँ ले जाकर उन्होंने इस मासूम के लिए कौन सा गड्ढा खोद दिया। इस कदर हसीन और मासूम लड़की का इस हवेली में जाना, और भला कैसे मुमकिन था कि वो विक्रम सिंह की नज़र में ना आती। विक्रम सिंह अपनी उम्र की परवाह किए बगैर बस इसे देखता, एक नज़र और फिर देखता रह गया। ज़िंदगी में पहली बार वो सिर्फ़ इसकी खातिर किचन की दहलीज पर खड़ा इसे तमाम कामदारों में काम करता हुआ घूर से देख रहा था। जब रश्मि हल्का सा इसकी जानिब झुकी तो मैंने लगता कि ठाकुर जी तुम्हें देख रहे हैं। बार बार उसने पलट कर देखा, वो शख्स देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो इसे अंदर तक झंझोड़ कर रख रहा था। घबराते हुए उसने अपने चेहरे का रुख फेर लिया और जल्दी से दुपट्टा खींचते हुए मुंह पर रख लिया। विक्रम सिंह को भी शायद अपनी हालत का एहसास हुआ तो उसने सोच लिया, शादी के हंगामे के गुजरने के बाद वो सबसे पहले इसी लड़की को अपने डेरे पर ले जाने की जतन करेगा। लेकिन दरमियान में होने वाले इस हंगामे ने गोया इसे मज़ीद ताकत बख्शी। इस लड़की की बदनामी पूरे इलाके में हो चुकी थी, और अब इसके लिए रास्ता बिल्कुल आसान था। बिल्कुल, इसे बस थोड़ा सा सब्र करना था। उस दिन भी इस हंगामे के बाद ताई इसे घर तो ले आई, लेकिन इसे बालों से दबोचते हुए ताया के कदमों में पटक दिया। रुक्मणी ताई की कड़वी बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो अभी तक उस शख्स की आंखों में घिरी हुई थी जो उससे मिला। न जाने क्यों वो करीब आया तो उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। न जाने क्यों उसकी आवाज़ उसकी सांसों पर सवार हो रही थी। उसका दिल धड़का और धड़कता रह गया। इसलिए मैंने
इसके बाप से कहा था कि इसकी माँ जैसी चरित्रहीन लड़की को हमारे ख़ानदान में लाकर आने वाली नस्ल को ख़राब ना करें। हरिश्चंद्र जी ने इसे बालों से दबोचकर उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। हमेशा की तरह बात उसकी माँ के चरित्र पर आकर रुक गई। तुम जानती हो, अगर ज़िंदगी में मैंने कभी तुम्हें खो दिया तो हो सकता है मैं ख़ुद को भी खो दूँ। एक मुलायम सी सरगोशी उसके कानों में गर्दिश कर रही थी। उसका सर घूमता जा रहा था। ताया कह रहे थे ताई कितना मार रही थी, इसकी तवज्जो जानिब नहीं थी। वो तो बस अटकती हुई इस चमकती हुई आंखों वाले शख्स के घेरे में थी जो इसे अपने करीब करने के बाद न जाने क्यों सबके दरमियान छोड़कर वहाँ से गायब हो गया था। वो ये नहीं चाहती थी कि वो उसका दामन थाम कर उसे अपने साथ रखता, लेकिन कम से कम वो ये वजह तो बता देता कि इसे जानता किस लिए था। हर रात जिस आवाज़ की सरगोशियाँ, जिस स्पर्श ने इसे बेचैन किया हुआ था, वो आवाज़, वो स्पर्श, वो वही तो था। लेकिन कौन था, उसका नाम क्या था, उसका रिश्ता क्या था, यही बात वो समझने से कासिर थी। अपने सर को दोनों हाथों से थाम कर वो चीख पड़ी, ऊपर वाले का वास्ता छोड़ दे मुझे। मैं नहीं जानती मेरी माँ कौन थी, उन्होंने क्या किया, तुम लोग मुझ पर क्यों हावी हो गए हो। रोने के बायस उसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थीं। आंखों के नीचे हल्का सा धब्बा बगैर बताए भी ताई की मार की वजाहत दे रहा था। इन्हें कभी भी इस अनाथ लड़की पर अफसोस नहीं हुआ। हालांकि ताया ने इसके नाम पर ख़रीदे गए फ्लैट के अलावा न जाने इसके बाप की कौन कौन सी चीज़ को हड़प कर लिया था। इस शख्स के साथ तुम कमरे में थी, बड़ी मालकिन ने खुद देखा, और तुम कहती हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि कौन था वो तुम्हारा यार। सुन ले, इसकी ताई तो मुसलसल जलती पर तेल का काम कर रही थी, जबकि बाकी दो बहनें अंदर जैसे इस हंगामे से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। तभी माही कॉलेज से घर वापस आई। तेज़ धूप में इसे इस तरह पिटता हुआ देखकर वो बैग वहीं छोड़कर भागते हुए इसके पास आ गई। आप लोग क्या कर रहे हैं बाबा, ये सब क्या हो रहा है, छोड़िए दी को। उस दिन वो इसे छुड़वा कर ले गई थी, वरना ताई तो इसे ताया के हाथों से कत्ल करवा देती। तकलीफ़ और पीड़ के अलावा वो कुछ नहीं था जिसे जीने का सामान समझा जाता। रोते रोते थक कर उसने घुटनों पर सर रख लिया। बस बेबस आवाज़ें उसके लबों से बरामद हो रही थीं। काश वो मर जाती, काश कि उसका कोई वजूद न होता। आंखें बंद करते ही एक संजीदा मिजाज शख्स का चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम गया। वो सिगरेट्स पर सिगरेट फूंकता चला जा रहा था। वो खोई हुई लड़की से नहीं मिल पाया। उसके माँ बाप के स्वर्गवास के मुतालिक वो जानता था, लेकिन वो यहाँ आकर हर पॉइंट गायब हो जाता। उसने जान पहचान की हॉस्पिटल्स को छान मारा, पुलिस से संपर्क किया। उसके मामा ने भी अपनी जानिब से जी जान लगाकर कोशिश कर ली। ये सिर्फ दिखावे की कोशिश थी, लेकिन वो लड़की से दोबारा नहीं मिल पाया। वो उसकी पत्नी थी, उसका विवाह हो चुका था। विवाह का प्रमाण पत्र और चंद कागजात उसके पास महफूज थे, लेकिन इन 5 सालों में वो इसकी एक झलक नहीं देख पाया, जिसके लिए बेताब होकर रात दिन गुजरता जा रहा था। जबकि दूसरी जानिब उसके कीर्ति मामा ने पूरे बिज़नेस उसके हवाले करते हुए साथ ये भी पेशकश कर दी कि अगर वो उनके एहसानों का बदला चुकाना चाहता है तो उनकी बेटी निदा को अपना ले। वैसे भी अब इस विवाह का कोई फ़ायदा नहीं, जब वो लड़की गायब हो चुकी है। न उसने पलटने की कोशिश की तो इसके सहारे ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल बेकार है। चाहे सबने इसकी ज़िंदगी से अनन्या का चैप्टर को क्लोज़ कर दिया था, लेकिन वो जानता था और उसका ऊपर वाला जानता था कि उसने हर लम्हे, हर सांस के साथ इस लड़की को याद किया, इसके मिल जाने की प्रार्थना की। और अब अगर वो इसके सामने भी आई तो किस हालत में, वो नहीं जानता था वो किन के पास थी, किन के रहमो करम पर थी। हाँ, अलबत्ता उसने करण को सारी बात बताते हुए मदद की दरख्वास्त की थी। न उसने कीर्ति जी से इस चीज़ का जिक्र किया और ना ही वो इस मामले में किसी और पर यकीन कर सकता था। करण ने भरपूर इसे मदद का यकीन दिलाया, लेकिन अब वो उसकी खातिर बैठ तो नहीं सकता था। नई नई शादी थी, वो अपनी पत्नी के साथ 2-3 दिनों के बाद हनीमून पर जाने वाला था। विक्रम सिंह ने तो इस शख्स से ऐसा भेड़ पाल लिया था कि इस इलाके में इसकी एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी। न जाने उनके अंदर कौन सा लावा उबल रहा था। उस दिन उन्होंने अपने डेरे पर रुक्मणी ताई को बुलाया। अगर इस मामले में कोई उनका साथ दे सकता था तो वो रुक्मणी थी। जी ठाकुर जी, हुक्म करें, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ। शाल को कंधों पर दुरुस्त करते हुए रुक्मणी ने सर उठाकर उन्हें देखा और विक्रम सिंह ने नोटों की मोटी गड्डियाँ मेज़ पर रख दी।
मेरी मदद कर सकती हो रुक्मणी, और मुझे यकीन है कि इस मदद के बदले मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी संवार सकता हूँ। चाहे हरिश्चंद्र जी इस पर हामी भरे या ना भरे, लेकिन तुम्हें हर सूरत में ये काम करना है। और रुक्मणी कितनी देर नासमझी से विक्रम सिंह को देखती रह गई। वो 50 साल का था, लेकिन अभी तक अय्याशी उसकी रगों में फैली हुई थी। बुजुर्गी ने अपने आसार दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन मजाल था कि वो शख्स मानता। आज भी वैसा हट्टा कट्टा, बेहया, आंखों वाला बदमिजाज ठाकुर। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह से भी इस लड़की का विवाह मेरे साथ करवा दो, वही लड़की जो उस दिन हवेली आई थी। विक्रम सिंह ने कह दिया और रुक्मणी धक से बैठी उन्हें देखती रह गई। जो भी था, लेकिन वो लड़की इतने कमाल के नसीब रखती थी, इन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। लालच की हद ये थी कि विक्रम सिंह का साथ भी इन्हें दौलत की वजह से कमाल लग रहा था। खैर, अगर शायद वो इनकी बेटी में से किसी का भी चुनाव करते तो ये तब भी तैयार होती, क्योंकि जो दूसरों की बेटी के लिए ऊपर वाले से नहीं डरता, वो कभी अपनी बेटियों के लिए भी नहीं डर सकता। ठाकुर जी, मैं आपके हुक्म को सर आंखों पर रखती हूँ, लेकिन हरीशचंद्र, उसने बात को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया और विक्रम सिंह ने नोटों की एक गड्डी में मज़ीद इजाफा कर दिया। हरीशचंद्र को मनाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और जाओ, मुझे सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर इस लड़की से विवाह करना है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने ये मामला हरीशचंद्र के सामने रख दिया। तुम जानते हो ठाकुर जी इसकी बचलनपन की वजह से किस कदर परेशान है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये सरासर उनके माथे पर दाग है। वो इस गांव के सरपंच है, और ऐसे में एक लड़की इस तरह का दाग अपने किरदार पर लगाकर बाकी लड़कियों के बीच रह रही है। ठाकुर जी चाहते हैं कि हम ये इलाका छोड़ दें, या सिर्फ़ और सिर्फ ये दाग मिटाने की खातिर इस लड़की का विवाह ठाकुर जी से कर दें, वो भी सिर्फ हमारी खातिर। और हरीशचंद्र अपनी पत्नी को देखता रह गया। ये कैसे मुमकिन है? भला वो दरवाजे के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। पूरा वजूद कांप रहा था। ये तो मुमकिन ही नहीं था। उसने कभी किसी के मुतालिक सोचा ही नहीं था। हाँ, वो हसीन मिजाज शख्स जो रात भर उसके कानों में सरगोशियाँ करता, अभी तो इसे ढूंढ रहा था, और ये मुसीबत इस पर तोड़ी जा रही थी। उसने भी किस तरह हरीशचंद्र जी को राज़ी कर लिया, और चंद नोट भी उनके हवाले करते हुए उन्हें मज़ीद अपने साथ मिलाकर बात को ऐसा रंग दे दिया कि गोया हवेली के ठाकुर बड़ी नेकी के काम कर रहे हो। ना ही उससे किसी ने स्वीकृति मांगी थी और ना ही मांगी गई। सो बस चुपचाप उसके विवाह की तैयारियां होने लगी, जो 2 दिनों के बाद तीसरी शाम विक्रम सिंह से होना था। और विक्रम सिंह ने इस बात पर भी दबाव बनाए रखा कि उनके बताने से पहले ये खबर इस घर की दहलीज से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे इन्हें जिस बात का भी डर था। वो जानती थी कि इन लोगों से इल्तिजा करना भी बिल्कुल ही फजूल है। वो कभी भी इन पर रहम नहीं खाएंगे। न जाने उसने ज़िंदगी में कौन सा ऐसा पाप किया था कि 5 साल तक वो दरिंदा सिफत लोग उस पर हावी रहे। उस दिन जब सब तय होने के बाद वो खिड़की के करीब चली गई, देर तक आसमान को देखती रही। ये घर उसके दादा का घर था और काफ़ी पुरानी तर्ज से बनाया गया था, पर मजबूत निर्माण की वजह से अभी तक इसकी नींव कायम थी। दुपट्टा अभी तक घूंघट की तरह लिपटा हुआ था, जब अचानक इसे खिड़की के सामने कोई साया लहराता हुआ नजर आया। वो बेइख्तियार पीछे हटी। इससे पहले कि दरवाज़ा बंद करती, किसी ने दरवाज़ा को खोला और धड़म से उछलते हुए कमरे में आ गया। फटी फटी नज़रों से वो यूं साकित खड़ी रह गई जैसे बोलने की शक्ति ही छीन ली गई हो। सामने वही शख्स खड़ा था, ढीले ढाले शर्ट ट्राउज़र में, थका हुआ, परेशान हाल, माथे पर बिखरे हुए बाल, और वो इस शख्स को यूं देख रही थी जैसे वो आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता हो। उसका बस दिल धड़कता रहा। धड़कते हुए दिल के साथ वो 2 कदम पीछे हटी, दीवार के साथ जा लगी जब आरव उसकी तरफ बढ़ा और उसके दोनों हाथों को थाम लिया। क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो? ये खुलासा उसके लिए बिल्कुल ही नया था। उसने झटके से अपने हाथों को छुड़वा लिया। अनन्या, तुम नहीं जानती मैं कितनी मुश्किलों से तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। अगर इस बार भी तुमने हार मान ली तो समझ लो तुमसे मेरा हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मेरे होते हुए न तुम किसी और की हो सकती हो और ना ही मुझसे छुप सकती हो। ऊपर वाले का वास्ता है, चले जाइए मेरे रास्ते से। मैं आपको नहीं जानती, क्यों मेरे लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। वो शिद्दत से रो पड़ी और आरव ने एक ज़ोरदार मुक्का दीवार पर दे मारा। वो इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका था और वो इसे पहचानती नहीं,
और फिर उसके अनजान चेहरे को देखते हुए अपना मोबाइल निकालकर चंद तस्वीरें उसके सामने करता चला गया। देखो, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं आरव हूँ। मैं आरव, जिससे तुमने प्रेम किया था, तुम्हारे पिताजी ने मुझे जिसके हाथों में सौंपा था। ये रहा हमारे विवाह का प्रमाण पत्र। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। न जाने कितने साए उसके दिमाग में उलझने लगे। बेइख्तियार उसने अपने दुखते हुए सर को थाम लिया, दीवार के साथ लगकर बैठती चली गई। मैं जानता हूँ कि आरिफ तुम्हारा चुनाव है, लेकिन वो तुम्हें पूरी सुरक्षा में रखेगा, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। पापा की आवाज़ जैसे हवा के झोंके पर सवार होकर आ रही थी। आरिफ इसे बहुत कुछ बता रहा था। उसे बता रहा था कि वो कितनी मुश्किलों से यहाँ पहुँचा है, सिर्फ इसलिए, यही बताने की खातिर। लेकिन वो चुपचाप सर घुटनों पर रखे बैठी रही जब तक कि कमरे में पूरी खामोशी नहीं छा गई। उसने सर उठाकर देखा। वो खिड़की के पास खड़ा इसे खो जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मैं तुम्हें कभी भी नहीं खो सकता। मैं तुम्हें पा लूँगा, तुम्हारी मर्ज़ी से या फिर ज़बरदस्ती, लेकिन याद रखना, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची हुई तो तुम इस रिश्ते को और मेरी मोहब्बत को लाजमी स्वीकार करोगी। वादा रहा तुमसे। वो गायब हो गया खिड़की के पास, शायद दूर अंधेरे में, और तब वो दौड़ती हुई खिड़की के करीब आ गई। उसका सर घूम रहा था, यूँ लग रहा था जैसे गले के पास कुछ जम रहा हो। इसे शदीद मानसिक झटके ने इतना प्रभावित किया था कि वो कोशिश के बावजूद ये सब कुछ याद नहीं कर पाई। अगर याद कर भी पाती तो किसी धुंधले मंजर की तरह। एक पूरा इलाज इसे ठीक कर सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। और फिर इन 5 सालों में उस पर वो अत्याचार तोड़े गए कि वो किसी मूर्ति की तरह साकित रह गई। अगली सुबह वो बिल्कुल चुप थी, खामोश, इसी शख्स के बारे में सोचती रह गई। यूँ लग रहा था जैसे उसकी शक्ल उसके दिमाग पर छप गई हो, उसकी बातें वो सब जानती हो, लेकिन ये सब कुछ साफ क्यों नहीं था? वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। बस एक खामोशी और एक खामोश इंतज़ार। हर गुज़रता हुआ लम्हा उस पर पीड़ बनकर टूट रहा था। हर शाम वो दरवाज़े की तरफ देखती रहती, कब वो दरवाज़े से दाखिल हो और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ ले, उसे इस दुख भरी कैद से निकाल कर ले जाए। अगर मोहब्बत का चाहने वाला है तो सीना तान कर सबके सामने सबको यकीन दिला कर ले जाए। लेकिन हर दिन इसे विक्रम सिंह के विवाह के करीब लेकर आ रहा था। बिलाखिर वो शाम भी आ गई। वो यूं ही सर गिराए अपने हाथों की लकीरों को देखती रह गई। सुनीता ताई ने इसे हल्का फुल्का मेकअप कर दिया। भगवान का वास्ता है, अब तो कुछ बोलिए, इनकार कर दीजिए, अपने हक में आवाज़ उठाइए। लेकिन वो गुमसुम बैठी रही, जैसे कहने सुनने को कुछ बाकी ना रहा। ऊपर वाला जाने विक्रम सिंह ने बड़ी मालकिन वालों को कौन सी पट्टी पढ़ाई जो वो इस विवाह के लिए राज़ी हो गए, वरना बड़ी मालकिन जैसी इंसाफ पसंद महिला कभी भी ये बेजोड़ रिश्ता कायम नहीं होने देती। बाहर सब लोग आ गए उसे लेने के लिए, और उसने पलटकर खिड़की को देखा और फिर देखती चली गई। उसके लबों ने पुकारा था, काश वो एक बार आ जाता, काश वो जिसके नाम को पहचानती थी, जिसका वजूद उसके लिए सुकून का बायस था, लेकिन शायद वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के बाद गायब हो गया। इसे बाहर लाया गया। बाहर विक्रम सिंह पूरे ठाठ से अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वो मासूम सी दुल्हन इतनी हसीन थी कि न जाने इसे कितनी नज़रों ने देखा। विक्रम सिंह को जल्दी थी। उसने पंडित जी को हुक्म दिया, विवाह की रस्म शुरू करें। वो अभी भी खामोश बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। आंसू जैसे पलकों के आगे मंडलाने लगे। गला कड़वा होने लगा, दिल धड़कता रहा। बेचैनी से वो पहलू बदलती रही। पंडित जी स्वीकृति चाह रहे थे और उसका झुका हुआ सर मज़ीद झुकता चला गया, और गिरदोपेश सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ आवाज़ें, इस वजूद का गंभीर लहजा। पापा। हाँ, उसके पापा की आवाज़ थी। सब कुछ जैसे उलझता जा रहा था, और फिर उसने सर उठाया। शायद ताई से धमकियों से नवाज रही थी कि वो जल्दी से जल्दी विवाह के लिए हामी भरे। विक्रम सिंह इसे देख रहा था। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। सबसे दूर लोगों के बीच एक कोने में खड़े हुए वजूद पर उसकी नज़र टिक सी गई। ऐसा लगा वो सिर्फ धोखा है, एक भयानक सपना। नहीं, वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी, और एक खूबसूरत हकीकत थी। बेइख्तियार वो इसे देखती चली गई। पंडित जी ने न जाने कितनी बार पूछा। उसकी नज़रों के टिकाव पर सबने पलटकर उस शख्स की तरफ देखा। विक्रम सिंह आग बगोला हो गए। वो अपनी जगह पर कायम खड़ा रहा, और फिर बेइख्तियार वो उठी।
घूंघट को चेहरे से हटाते हुए दूर पड़े इन सब लोगों को नज़रअंदाज करते हुए वो इसी शख्स की तरफ बढ़ रही थी जो उसका पूरा धन था। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। सामने खड़े हुए शख्स के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। वो भागते हुए उसके सीने में जा छुपी और जैसे बेचैन दिल को सुकून मिल गया, जैसे सारा इंतज़ार, सारी बेचैनी और सारी पीड़ धुएं की तरह गायब हो गई। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ छुपा लीजिए मुझे बहुत डर लग रहा है, मिनमिनाते हुए इल्तिजा कर रही थी और आरव ने उसे अपने सीने में भींचते हुए छुपा लिया। विक्रम सिंह दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। हरीश चंद्र जी भी आग बगोला थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं हो कि तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे। उसका गिरेबान पकड़ने के इरादे से उसके करीब आते चले जा रहे थे। सब लोगों के बीच वो सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गई थी और उसे अपनी पीठ के पीछे खड़ा करते हुए उसने आगे बढ़कर विक्रम सिंह का गिरेबान पकड़ लिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उस दिन उन्होंने उसके गिरेबान में हाथ डाला था। आप शायद जानते नहीं अंकल कि इस उम्र में हड्डियां कितनी कमज़ोर होती हैं। अब एक बार गलती कर चुके हैं आरव कपूर के गिरेबान में हाथ डालने की, दोबारा नहीं। और यहाँ मौजूद हर शख्स सुन ले, ये अनन्या शर्मा है, रमेश्वर शर्मा जी की बेटी और आरव कपूर की पत्नी, जिसके पिता ने इसे अपनी मर्ज़ी और स्वीकृति से मेरे साथ विवाह करवाया था। और फिर इसका ये दोगला ताया इसे लेकर गायब हो गया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी नफ़रत के लिए। क्या सबूत है तुम्हारे पास? झूठ बोल रहे होगे तुम। घबराते हुए हरीश चंद्र जी धाड़े, लेकिन उसने विवाह के प्रमाण पत्र उनके सामने लहराया। यानी तुम नकली कागजात लेकर आ जाओगे और हम मान जाएंगे? हद होती है वैसे। वो तंजिया मुस्कुराए। जी नहीं, मैं कोई नकली कागजात नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि अपने असली कागजात वेरीफाइड करवा कर लेकर आया हूँ। और अभी और इसी वक्त आप सब लोगों के सामने दोबारा विवाह करूँगा, ताकि जिसके दिमाग में जो शक है वो गायब हो जाए। अगर मज़ीद किसी को बीच में आकर हीरोगिरी दिखानी हो तो दिखा ले, लेकिन बाहर पुलिस खड़ी है, हीरोगिरी थाने जाकर निकल जाएगी। ये वो हकीकत थी जिसे हरीश चंद्र जी और उनकी पत्नी छुपा नहीं सकते थे। बदनामी और रुसवाई उनका भाग्य बन गई थी। भरे इलाके में इन्हें जलील रुसवा कर दिया गया और विक्रम सिंह, जो सिर्फ धाड़ना जानता था, जिसे सिर्फ चीखना चिल्लाना आता था, पुलिस के नाम और हकीकत जानने के बाद सहम कर वहाँ से निकल गया। उसका हाथ थाम कर वो ले आया। अब निकाह शुरू करें पंडित जी। उसने एक नज़र अपनी मनपसंद स्त्री की तरफ देखने के बाद इसे हल्का सा मुस्कुराकर इजाज़त दी और उसके कागजात लेने के बाद पंडित जी ने रस्म शुरू की। एक बार फिर उसे स्वीकृति चाही जा रही थी। अनन्या शर्मा से पूछा जा रहा था कि इसे आरव कपूर अपने पति के रूप में स्वीकार है, और उसने दिलो जान से स्वीकार करते हुए पीड़ से आंखें बंद कर लीं। यूँ लग रहा था जैसे एक अंधेरे कुएं में गिरने से पहले ऊपर वाले ने थाम लिया हो, और वो कैसे ना थामता। पिछले 5 सालों से वो जितनी शिद्दत से इसे पुकार रहा था, इस दिन इन लोगों के बीच से वो इसे यूँ निकाल कर ले आया कि किसी का कोई सवाल नहीं बाकी रहा। ऊपर वाला हर एक की नीयत से वाकिफ़ था। कारमा लिखा जा चुका था। जो किसी की बेटी के साथ बुरा करता है वो उसे इसी दुनिया में लौटाया जाता है। थोड़ी सी स्वार्थपरता कीर्ति कपूर ने भी दिखाई थी। शायद वो अपनी बेटी के लिए स्वार्थी हो गए थे। इन्हें लगा वो लड़की रास्ते से हट गई है, चाहे वो इसे हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए रास्ता साफ कर लिया था। लेकिन अब वो इस लड़की को स्वीकार कर चुके थे खुले दिल के साथ। उस दिन उनका पूरे आदर के साथ स्वागत किया गया। वो इसे थामते हुए अपने कमरे में लेकर आया और वो रोते हुए शख्स को यूं देख रही थी जैसे वो कोई ऊपर वाले का चमत्कार हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अपनी पहली सांस से आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा हूँ। इसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए आरव ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और अनन्या ने रोते हुए इस मेहरबान शख्स के हाथों को थाम लिया था। उसने सारी दुनिया को भुला दिया, लेकिन ये प्रेम तो कभी भूल ही नहीं पाई। हाँ, अगर वक्त ने इन्हें धुंधला कर दिया था, ये बीमारियों की नज़र हो गई थी, तो वो शख्स जानता था कि शहर के सबसे महंगे डॉक्टर से इसका इलाज करवा कर इसे एक बार फिर खुद में समेट लेगा, प्रेम से, यकीन से और अपने दिल की तमाम ख्वाहिशों से। इस वक्त एक दूसरे के सीने से लगे वो बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, और यही तो प्रेम की सीमा होती है। प्रेमी दूर भी रहे तो खुद को उसकी अमानत में रखे।